और संयोग से एक रिक्वेस्ट होगा कि शोरगुल जो है उसको चेक करने के लिए अपने माइक्रोफोन को ऑफ कर लें, म्यूट पर चले जाएं। तो परसों हमारी आपके साथ चर्चा हो रही थी राइट ऑफ डिबेट के ऊपर, और राइट ऑफ डिबेट पर विविध पक्षों को हमने आपके सामने रखा। ग्रुप में हमने एक दो फेसबुक पोस्ट के लिंक भी डाले और एक दो लिंक आज फिर मैं क्लास ओवर होने के बाद डालूंगा। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि उस लिंक से जरूर जुड़िए। फैक्ट एंड फिगर कई सारे उस लिंक से मिल जाएंगे आपको और कई सारे डायमेंशन मिलेंगे, क्योंकि हमेशा ध्यान रखें एनालिसिस जो होता है वो हमारा होता है, एनालिसिस जो होता है वो आपका होता है, लेकिन जो फैक्ट एंड फिगर है वो महत्वपूर्ण आपके लिए है। उस फैक्ट एंड फिगर के कंटेक्स्ट में आप इंडिपेंडेंट एनालिसिस भी कर सकते हैं। आज हमें आपके साथ इंडियन कंटेक्स्ट में कोरोना क्राइसिस को डिस्कस करना है और मेरे ख्याल से 3-4 क्लासेज इस डिस्कशन में लगेंगे। लेकिन कोरोना क्राइसिस पर जाने के पहले टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो क्वेरी सेशन कंटिन्यू नहीं कर पाए थे परसों, तो मैं चाहूंगा कि राइट ऑफ डिबेट को लेकर के किसी प्रकार की आपकी क्वेरी हो तो आप अपनी क्वेरी को रखें ताकि उसको रिस्पॉन्ड करूं। जो कंफ्यूजन है उन कंफ्यूजन को दूर किया जा सके। किसी प्रकार की क्वेरी है आपकी? हेलो, हाँ, कोई क्वेरी है? हम कंटिन्यू करें। आज एक ग्रुप में हमने सिनॉप्सिस डाला है, जिस सिनॉप्सिस के कंटेक्स्ट में हमें आज के अपने डिस्कशन को लेकर के चलना है। पहला प्रश्न जो इमर्ज करता है वह है कोरोना के ओरिजिनेशन से, कोरोना की उत्पत्ति कैसे हुई है, दूसरा डायमेंशन है कि कैसे कोरोना भारत पहुंचा है, और कोरोना के प्रति जो सरकार के रिस्पॉन्स रहे हैं वो किस प्रकार के रिस्पॉन्स रहे हैं, क्या उस रिस्पॉन्स को एप्रोप्रिएट माना जा सकता। तीसरा डायमेंशन जो है वह है कि तबलीगी मरकज ने कोरोना के क्राइसिस को गहराने में जो भूमिका निभाई है और उसकी इस भूमिका को लेकर जो विमर्श देखने को मिला। चौथा डायमेंशन है लॉकडाउन जो इंपोज किया गया, उस लॉकडाउन के रैशनल्स क्या है और क्या लॉकडाउन समस्या के समाधान तक पहुंचा पाने में समर्थ है। और एक एक करके आज हम इन सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे। तो शायद
कल जो माइग्रेंट क्राइसिस है, उस माइग्रेंट क्राइसिस को हमें रिस्पॉन्ड करने का मौका मिले। देखिए, पहली चीज, इसको लेकर के पूरी की पूरी दुनिया एक मत है कि इस कोरोना क्राइसिस की जो शुरुआत है वो चीन से होती है। अब प्रश्न यह उठता है, विवाद क्या है और विवाद कहां पर है? तो विवाद चीन की भूमिका को लेकर है। एक कॉन्स्पायरेसी थ्योरी है, जो कॉन्स्पायरेसी थ्योरी यह कहती है कि चीन ने कोरोना वायरस को तैयार किया और उस कोरोना वायरस को उसने रणनीति के तहत दुनिया के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने की कोशिश की और इसने वैश्विक महामारी का रूप ले लिया। और इस कंटेक्स्ट में देखें तो जो कोरोना क्राइसिस है उसका संबंध कहीं न कहीं जो इमर्जिंग वर्ल्ड ऑर्डर को लेकर अमेरिका और चीन के बीच राइवलरी चल रही है। अमेरिका जो यूनिपोलर वर्ल्ड की चाह रखता है और उस यूनिपोलर वर्ल्ड में अमेरिकन डोमिनेंस को इंश्योर करना चाहता, जबकि चीन बाइपोलर वर्ल्ड की चाह रखता है और खुद को अमेरिका के समानांतर दूसरे पोल के रूप में प्रेजेंट करना चाहता है और इस बाइपोलर वर्ल्ड के जरिए वह वैश्विक प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा रखता है। लेकिन अगर अमेरिका और चीन के सापेक्ष आप भारत के पोजीशन को देखें तो ना हम यूनिपोलर वर्ल्ड चाहते, ना हम मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहते, बाइपोलर वर्ल्ड चाहते। हमारी इच्छा मल्टीपोलर वर्ल्ड की है, जिस पर विस्तार से चर्चा तब मैं करूंगा जब मैं कोरोना क्राइसिस के ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर के कंटेक्स्ट में जो इंप्लीकेशन है उस पर मैं चर्चा करूंगा। अभी सिर्फ मैं यह कहना चाहूंगा कि कॉन्स्पायरेसी थ्योरी यह कहती है कि कोरोना वायरस के जरिए जो है चीन अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों को साधने की कोशिश कर रहा है, दुनिया पर अपने आर्थिक वर्चस्व को स्थापित करने की कोशिश में लगा। इसके पीछे अगर आप देखें तो एक तर्क यह भी दिया जाता कि अगर कोरोना क्राइसिस इतना बड़ा है तो सवाल यह उठता है कि यह चीन के वुहान शहर तक ही क्यों सीमित रहा, उसे पूरे के पूरे चीन में फैलना चाहिए था और चीन इतनी जल्दी उसको कंटेन करने में कैसे सफल। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो एक दूसरी थ्योरी है जो कोरोना क्राइसिस को बाय डिफॉल्ट लेती है, जिसका यह मानना है कि चीन बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने की कोशिश में लगा हुआ था और इसी क्रम में जो लीकेजेज होते हैं उस लीकेजेज ने
कोरोना वायरस को लैब से बाहर पहले पूरे वुहान शहर में और फिर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाने का काम किया। मुझसे अगर पूछें तो इस मसले पर अभी जो स्थिति है उसमें अंतिम रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ना तो शर्तिया तौर पर हम यह कह सकते कि कोरोना क्राइसिस के लिए चीन ही जिम्मेवार है और चीन जानबूझकर कोरोना के माध्यम से एक लड़ाई लड़ रहा है और अपने अंतर्राष्ट्रीय हितों को साधने की कोशिश कर रहा है, और ना ही हम यह कह सकते कि इस पूरे मसले पर चीन के दामन पाक साफ हैं। दोनों के पीछे अपने अपने तर्क। हाँ, दो चीजों की ओर जरूर मैं इशारा करना चाहूंगा कि आज अगर देखें तो अमेरिका में करीब करीब 70,000 से अधिक लोग कोरोना क्राइसिस के शिकार हुए, जिन्हें अपनी जान देनी पड़ी, और करीब करीब मोर देन अ मिलियन लोग जो हैं अमेरिका में संक्रमित हैं। लेकिन उस अमेरिका में भी देखेंगे, अगर चीन में वुहान सेंटर सबसे अधिक प्रभावित है तो अमेरिका में भी आप जाकर के देखें तो अमेरिका में भी आप यह पाएंगे कि न्यूयॉर्क और वाशिंगटन, ये दो जगह ही कोरोना से सबसे अधिक प्रभावित है और सबसे अधिक संक्रमण के केसेज और सबसे अधिक कैजुअलिटी इन्हीं दो शहरों में दिखती है। अगर कोरोना क्राइसिस पूरे के पूरे अमेरिका में फैला होता तो मुझे लगता है कैजुअलिटी, मरने वाले लोगों की संख्या आपको अब तक मिलियन से ऊपर पहुंच चुकी होती। दूसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो कोरोना से प्रभावित शहरों के बारे में जब चर्चा होगी तो आप देखेंगे हमारे मानस पटल पर 3-4 शहर सबसे पहले आएंगे। महाराष्ट्र का मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, पुणे, ये शहर है जो कोरोना क्राइसिस से बैडली अफेक्टेड है। चेन्नई, ये सबसे अधिक अफेक्टेड है, और यहां पर देखेंगे कैजुअलिटी भी अपेक्षाकृत आपको ज्यादा मिलेगी। और पिछले 2-3 दिनों में अगर वेस्ट बंगाल को देखें तो वेस्ट बंगाल जो है वह एस्ट्रोनॉमिकल फिगर इंडिकेट कर रहा है, जहां पर आप देखेंगे कि कैजुअलिटी जो है 10%, लगभग 10% के स्तर पर है। अर्थात 100 में 10 आदमी जो है वे कोरोना संक्रमण के कारण मौत के मुंह में समा रहे हैं। तो ये एक पैटर्न यहां पर दिखाई पड़ रहा है, उस पैटर्न को समझे जाने की जरूरत है। दूसरी चीज जिसको ध्यान में रखने की जरूरत है वह यह कि चीन के काम करने का जो तरीका है, अगर आप में से कोई फॉलो करते हैं तो मैं ये इंडिकेट करना चाहूंगा कि दिल्ली जो देश की राजधानी है, अक्टूबर-नवंबर के महीने में पराली के कारण जो है एयर पॉल्यूशन के गंभीर संकट से गुजरती है। और पिछले 3-4 वर्षों के दौरान अगर आप देखें तो करीब करीब 1 सप्ताह से 10 दिन 15 दिन का ऐसा फेज आता है जिसमें सांस लेना दूभर होता है लोगों के लिए। और उसके कंटेक्स्ट में अगर हम देखें तो कुछ ऐसा ही संकट चीन में भी दिखाई पड़ता है।
लेकिन इस संकट को टैकल करने का चीन के मैकेनिज्म को देखें तो आप ये देखेंगे कि चीन ने इस संकट को बहुत ही इफेक्टिव तरीके से रिस्पॉन्ड किया है, हर साल किया है। आप अगर देखें वाटरिंग का काम किया जाता, वाटरिंग के लिए हेलीकॉप्टर और फ्लाइट्स तक के इस्तेमाल किए जाते हैं, दिन में 3 बार। तो ये जो चीन की वर्किंग मेथोडोलॉजी है, ये जो चीन के काम करने का तरीका है, वह कहीं न कहीं इस बात को, किसी भी समस्या को टैकल करने में उसे कहीं अधिक सक्षम बनाता है। और इसका श्रेय चीन के सोशलिस्ट पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को देना होगा, हमें वहां के वर्किंग कल्चर को हमें देना होगा। प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स, प्रॉम्प्ट एंड इफेक्टिव रिस्पॉन्स, यह हुआ माध्यम है, यह हुआ जरिया है जिसके जरिए चीन ने प्रभावी तरीके से इस चुनौती को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की और बहुत हद तक चीन ने कोरोना संक्रमण पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया। अब अपने डिस्कशन को सेकेंड फेज में मैं लेकर चलना चाहूंगा और सेकेंड फेज है कि आखिर यह कोरोना भारत कैसे पहुंचा। यहां पर मैं यह कहना चाहूंगा कि अप्रवासी भारतीयों और अप्रवासी भारतीयों के साथ साथ जो विदेशी पिछले 4 महीने के दौरान भारत आए हैं, उन्होंने कोरोना को भारत तक पहुंचाने और कोरोना संकट को गहराने में अहम एवं निर्णायक भूमिका निभाई। थोड़ा सा पीछे मैं ले चलना चाहूंगा। भारत में कोरोना के फर्स्ट सस्पेक्ट 26 जनवरी को सामने आते और 30 जनवरी को फर्स्ट कोरोना पॉजिटिव केस की पुष्टि होती है और ये 30 जनवरी से लेकर 11-12 मार्च तक का जो समय है, करीब करीब मोटा मोटी आप लेकर के चले, ये 40 से 42 दिन का जो समय है, यह समय बहुत निर्णायक था हमारे लिए। जिस समय का हम अगर प्रभावी तरीके से इस्तेमाल करते तो कोरोना को बेहतर तरीके से कंटेन कर पाने की स्थिति में होंगे। लेकिन कोरोना के प्रति हमारा इफेक्टिव रिस्पॉन्स काफी लेट आता है, फरवरी के लास्ट में आता है, जब इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वहां पर हम स्क्रीनिंग की व्यवस्था करते हैं। अब यहां पर समस्या को समझने की कोशिश करें। समस्या, और जब तक आप इस समस्या को नहीं समझेंगे, क्या भारत सरकार के द्वारा
दुनिया के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए भारतीयों को वापस लाने का निर्णय सही था? पहला प्रश्न। क्या उन्हें भारत नहीं लाया जाना चाहिए था? तो अगर इस प्रश्न का उत्तर मुझसे पूछे तो निश्चित तौर पर उन्हें वापस लाया जाना चाहिए था। वे हमारी जिम्मेवारी है। लेकिन इतने कहने से बात खत्म नहीं होती। उनको वापस लाने के साथ साथ हमें इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए था कि उनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की व्यवस्था हो। जितने भारत में एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहां पर स्क्रीनिंग की प्रॉपर सुविधा हो, नंबर 1। नंबर 2, अनिवार्यतः विदेशों से आने वाले अप्रवासी भारतीयों को अनिवार्यतः 14 दिन के लिए क्वारंटाइन में रखा जाना चाहिए। और तीसरी चीज, WTO ने मेरे ख्याल से मिड फरवरी में कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित किया और यह सलाह दी कि इंटरनेशनल फ्लाइट्स को बंद किए जाए। जो रिस्पांस हम लोग करीब 1 महीने बाद देते हैं, वो रिस्पांस फरवरी में आना चाहिए। हमने स्क्रीनिंग की व्यवस्था की भी तो उन सारे एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था नहीं की जहां पर इंटरनेशनल फ्लाइट्स और इंटरनेशनल ट्रैवलर्स का आना जाना था। यहां पर जो हमसे चूक हुई स्क्रीनिंग में, टेस्टिंग, उनको अनिवार्यतः क्वारंटाइन में भेजा जाने पर यह चूक हम पर भारी पड़ती दिखाई पड़ रही है। तो इसमें कहीं संदेह नहीं है कि कोरोना NRIs के माध्यम से भारत पहुंचा, फॉरेन ट्रेवलर्स के माध्यम से भारत पहुंचा। 2 चीजों को लेकर संदेह नहीं। अब यह बात अलग है कि उस NRIs को हम यह आइडेंटिफाई करना शुरू करें कि वे गल्फ कंट्री से आए या वे कहीं और से आए। अब यह बात अलग है कि हम यह आइडेंटिफाई करना शुरू करें जो NRIs आए उनमें हिंदू ज्यादा थे या मुसलमान ज्यादा थे। ये सारी चीजें राजनीति के विषय और राजनीति के उन विषयों से ना हमारा कुछ लेना देना है और मुझे लगता है राजनीति के उन विषयों से आपका भी कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज जो मैं कहूंगा वह यह कि यह भी सच है कि कोरोना क्राइसिस को सरकार ने जिस तरीके से इनिशियली रिस्पॉन्ड किया वह अनसेटिस्फैक्टरी था, वो रिस्पॉन्स प्रॉपर नहीं था। इंटरनेशनल फ्लाइट पर प्रतिबंध लगाने में जो डिले किया गया, स्क्रीनिंग को लेकर जो लापरवाही बरती गई, अनिवार्य क्वारंटाइन की जो व्यवस्था नहीं की गई और क्वारंटाइन सेंटर में बुनियादी न्यूनतम सुविधाओं का जो अभाव था, जिसके कारण आप देखेंगे इनिशियल स्टेज में जब कोरोना पर चर्चा शुरू होती तो आपने सुना होगा कि फलाने सेंटर से इतने लोग वहां से भाग गए, लगातार ये खबरें आई। तो इन सब ने कहीं ना कहीं इन संकट को गहराने में अहम भूमिका निभाई। अब अगर देखें
कोरोना क्राइसिस को लेकर हम कितने गंभीर हैं, हमारी सरकार कितनी गंभीर है। और यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, जो इंडिकेट हमने लास्ट क्लास में भी किया था, कि सरकार और देश में फर्क होता है। सरकार का हित देश हित नहीं, और सरकार की आलोचना हमेशा देश हित के प्रतिकूल नहीं जाती। इस फर्क को समझने की जरूरत है। दूसरा, इस बात को भी समझने की जरूरत है कि आलोचना एक सकारात्मक संकल्पना है, और आलोचना का मतलब है गुण दोषों का सम्यक विवेचन। और इसलिए आलोचना निंदा और शिकायत नहीं है, निंदा और शिकायत से अलग है। और जब तक आप चर्चा नहीं करेंगे, जब तक कमियां सामने नहीं आएगी, जब तक उन कमियों पर विचार नहीं किया जाएगा, तब तक सुधार का मार्ग प्रशस्त नहीं। अभी थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की और आप सब इससे परिचित हैं कि फरवरी के मध्य तक आते आते वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोरोना को वैश्विक महामारी के रूप में चिन्हित करता है, और वह अपनी ओर से भारत सहित तमाम सरकारों के लिए लगातार चेतावनियां जारी करता है। और ऐसे समय में क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ट्रंप का भारत आना और अहमदाबाद में 1 लाख लोगों की भीड़ को जुटा करके उस भीड़ को अमेरिकी राष्ट्रपति के स्वागत में खड़ा करना, क्या आपको नहीं लगता कि यह इस बात की ओर इशारा करता है कि सरकार समय रहते इस संकट को भांप पाने, इसकी गंभीरता का आकलन कर पाने और समय रहते उसको रिस्पॉन्ड कर पाने में असमर्थ है। ऐसे समय में जब वैश्विक स्तर पर ऐसे आयोजनों को रद्द किया जा रहा है, हम ऐसे आयोजनों के साथ कंटिन्यू कर रहे हैं। और यहां पर ध्यान रखेंगे, अहमदाबाद भारत के उन 5 टॉप 5 सिटीज में है जो कोरोना संक्रमण से सबसे अधिक प्रभावित है, और जहां पर कोरोना के कारण कैजुअलिटीज अपेक्षाकृत ज्यादा है। अगेन यहां से हम अगर आगे बढ़े तो आप अगर देखें तो आपने भी सुना होगा मरकज के बारे में। मरकज की भूमिका को लेकर लगातार प्रश्न उठे, और मरकज की भूमिका के संदर्भ में एक लंबा आलेख भी हमने लिखा है। मैं कहूंगा, नहीं होगा तो आज ग्रुप में उस आलेख को मैं डाल दूंगा, एक बार उस आलेख से जरूर गुजरे। समझना जरूरी है। पहला प्रश्न उठता कि इनिशियल स्टेज में आपको कोरोना मामले में जो तेजी दिखाई पड़ती, उनमें करीब करीब आप देखें 1/3 मामले भारत के विभिन्न हिस्सों में करीब करीब ये स्थिति 8 से 10 दिन तक बनी रही है। आप कह सकते कि ये जो लास्ट वीक है आपको मार्च का, उस दौरान कोरोना पॉजिटिव के जितने केसेज आए हैं 1/3 केसेज जो हैं मरकज से जुड़े रहे, जो निश्चित तौर पर इस ओर इशारा करते हुए आते हैं कि कोरोना संकट को गहराने में तबलीगी मरकज की महत्वपूर्ण भूमिका है।
इससे इनकार हम नहीं कर सकते, और इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि चौतरफा आलोचनाओं के बावजूद आरंभिक दौर में जमात में शामिल लोगों का रवैया नकारात्मक रहा है और सहयोगात्मक रहा है। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या तबलीगी मरकज का मतलब मुसलमान माना जाए? क्या हम यह माने कि तबलीगी मरकज और जमात में शामिल लोग भारतीय मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करते और इसीलिए तबलीगी मरकज के बहाने भारतीय मुसलमानों को दोषी ठहराया जाना चाहिए इस संकट के लिए? नहीं, तबलीगी मरकज भारतीय मुसलमानों के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। वह भारतीय मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि संस्था नहीं। तबलीगी मरकज जैसी कई संस्थाएं हैं, देवबंद है, बहावी हैं, बरेलवी हैं, जो उनका प्रतिनिधित्व करते हुए आते हैं और सबके अपने अपने एक प्रभाव समूह हैं। और इसीलिए तबलीगी मरकज के बहाने मुसलमानों को लांछित किए जाने की किसी भी कोशिश को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दूसरी बात, कोरोना संकट को गहराने में तबलीगी मरकज की भूमिका है, उस भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन तबलीगी मरकज पर आकर चर्चा को केंद्रित कर देना यह किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। इसलिए क्योंकि अगर आप देखें कि इस समय तक धर्मेतर आयोजनों पर तो रोक लगाए गए, लेकिन इस समय तक धार्मिक आयोजनों पर रोक नहीं लगाए गए। पहली चीज। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहूंगा वह यह कि जमात को प्रशासन की अनुमति प्राप्त थी और अगर प्रशासन, अगर राज्य, अगर सरकारें इस संकट को लेकर संजीदा थीं तो उस अनुमति को वापस भी लिया जा सकता था, रद्द किया जा सकता था। महाराष्ट्र की सरकार ने ऐसे जमात की अनुमति वापस ली, अन्यत्र भी 2-3 जगहों पर ऐसे जमात की अनुमति वापस ली गई। तो क्या दिल्ली सरकार के द्वारा इस अनुमति को वापस नहीं लिया जा सकता था? और अगर दिल्ली सरकार ने उस अनुमति को वापस नहीं लिया तो क्या आपको नहीं लगता कि उसने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं किया? क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि उस दिल्ली प्रशासन ने अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं किया है? तीसरी बात मैं कहूंगा कि तबलीगी मरकज की जमात में अच्छी खासी संख्या में विदेशों से आने वाले मुसलमान शामिल हुए। उन्हें वीजा किसने उपलब्ध करवाया? समय रहते उनके वीजे को कैंसिल क्यों नहीं किया गया? जब वो दिल्ली पहुंचे उनकी स्क्रीनिंग क्यों नहीं की गई? टेस्ट क्यों नहीं करवाए गए? उन्हें क्वारंटाइन में क्यों नहीं रखा गया? नेक्स्ट, जो भी विदेशी भारत में आते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा उसकी लगातार मॉनिटरिंग की जाती है।
तो सवाल यह उठता कि इतने बड़े आयोजन हो रहे थे तो आईबी क्या कर रही थी? और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि तबलीगी मरकज और नियरेस्ट पुलिस स्टेशन की दूरी शायद 100 मीटर भी नहीं है। इतने बड़े आयोजन पुलिस स्टेशन के आसपास हो रहे हैं और पुलिस को खबर तक नहीं है। या तो दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह नहीं कर रही है, या फिर दिल्ली पुलिस ने जानबूझकर जमात गतिविधियों को संचालित होने दिया ताकि कल जरूरत पड़ने पर उसे बलि का बकरा बनाया जा सके। ये तमाम प्रश्न हैं और इन तमाम प्रश्नों के बीच जो बातें मैं कहना चाहूंगा वह यह कि तबलीगी जमात वाले मसले में तबलीगी जमात की गैर जिम्मेवारी तो सामने आती ही है, उनकी जवाबदेही तो सामने आती ही है, लेकिन उनके साथ साथ दिल्ली प्रशासन की भी जवाबदेही सामने आती, उनके साथ साथ केंद्र सरकार की भी जिम्मेवारी सामने आती है, गैर जिम्मेवारी सामने आती है। और मैं यह कहना चाहूंगा कि चाहे वो इंटेलिजेंस ब्यूरो हो या फिर दिल्ली पुलिस, दोनों इस मसले पर अपनी जिम्मेवारियों के निर्वाह में असमर्थ है और इसलिए इन तीनों की जिम्मेवारी का निर्धारण किया जाना चाहिए और जिन्होंने भी अपने दायित्वों के निर्वाह में कोताही बरती है उनके अगेंस्ट कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार इस जिम्मेवारी से नहीं बच सकती, पुलिस इस जिम्मेवारी से नहीं बच सकती, प्रशासन इस जिम्मेवारी से नहीं बच सकती। यहां पर एक बार मैं कहना चाहूंगा अगले डायमेंशन की ओर मूव करने के पहले मैं यह कहना चाहूंगा कि देश के संजीदा नागरिक के रूप में अब मेरी चिंता सिर्फ कोरोना संकट नहीं है, बल्कि उससे एक बड़ा संकट आगे हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। और अगर उसके कंटेक्स्ट में हम देखें तो जिस तरीके से तबलीग के बहाने भारतीय राजनीति के साथ साथ भारतीय समाज के सांप्रदायिकरण की कोशिशें हुई, जिस तरीके से मुसलमानों को टारगेट करके इकोनॉमिक बायकॉट का नारा दिया गया, जगह जगह आर्थिक बहिष्कार की बातें सामने आती, सामाजिक बहिष्कार की बातें सामने आती, जिस तरीके से जमीनी स्तर पर सामाजिक सांप्रदायिक सौहार्द का क्षरण दिखाई पड़ता है, यह एक बड़े संकट की ओर इशारा करता हुआ और राष्ट्र के नागरिक के रूप में, एक राष्ट्र के जिम्मेवार नागरिक के रूप में हम सबकी यह जिम्मेवारी बनती है कि उस संकट को गहराने से रोके, उस पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने की दिशा में पहल करें। अब मैं आता हूं फोर्थ फेज की ओर, चौथे चरण, जिसमें हमें चर्चा करनी है लॉकडाउन की। देखिए, दुनिया भर में कोरोना क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने के डिफरेंट मॉडल हैं। किसी ने लॉकडाउन के जरिए कोरोना क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की, किसी ने लॉकडाउन के बिना
एग्रेसिव टेस्टिंग के जरिए उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। किसी ने ना तो लॉकडाउन की रणनीति को अपनाया और ना ही एग्रेसिव टेस्टिंग की रणनीति को अपनाया। उसने फिजिकल डिस्टेंसिंग की रणनीति को अपनाते हुए इस क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की। और ये जो डिफरेंट मॉडल है, ये जो कोरोना क्राइसिस की शुरुआत होती है चीन से और भारत तक पहुंचने में करीब करीब जो ये 3 महीने के अंतराल हैं, 3 महीने के इस अंतराल ने हमें एक अपॉर्चुनिटी भी दिया। दुनिया में विभिन्न देशों ने इस संकट को जिस तरीके से रिस्पॉन्ड किया और उसके जो एक्सपीरियंसेज हैं, उसके एक्सपीरियंसेस से हम सीख ले सकते थे और उसके एक्सपीरियंसेस से सीख लेते हुए हम इस संकट को ज्यादा प्रभावी तरीके से टैकल करने की कोशिश कर सकते। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो समस्या यह उभर कर सामने आती है कि हमने कोरोना क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए लॉकडाउन की रणनीति को अपनाया। और अगर मुझसे पूछें तो भारत जैसे देश में, जो शायद दुनिया के सर्वाधिक जनघनत्व वाले इलाकों में से एक है, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी अपेक्षाकृत ज्यादा है, जहां पर अभाव, गरीबी और अशिक्षा का स्तर ज्यादा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लॉकडाउन के बिना कोरोना क्राइसिस को हम रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते। हमें लॉकडाउन की रणनीति अपनानी ही थी और इसीलिए मुझसे अगर पूछे तो लॉकडाउन का निर्णय मुझे उचित लगता है। लेकिन कोरोना क्राइसिस को रिस्पॉन्ड करने के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन पर निर्भरता या किसी भी दृष्टि से उचित नहीं मानी जा सकती। ग्लोबल एक्सपीरियंसेस ये बतलाते हैं कि लॉकडाउन को अगर हमने एग्रेसिव टेस्टिंग के जरिए कंप्लीमेंट करने की कोशिश की होती तो शायद कोरोना क्राइसिस को हमारा जो रिस्पॉन्स था वह रिस्पॉन्स कहीं ज्यादा इफेक्टिव होता और उसको कंटेन कर पाने में हम कहीं अधिक सफल होते। लेकिन अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं टेस्टिंग के फ्रंट पर हम फेल हुए। हमारी निर्भरता लॉकडाउन पर बनी रही, नंबर 1। नंबर 2, लॉकडाउन को लेकर मेरी कुछ शिकायतें हैं। मैं लॉकडाउन को गलत नहीं मानता, लेकिन मुझे लगता है लॉकडाउन की दिशा में पहल थोड़ा और पहले किया जाना चाहिए। और जैसा एक्सपर्ट बतलाते हैं कि इस दिशा में पहल हमें मार्च के फर्स्ट वीक में करनी चाहिए थी, होली के समय में ही करनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं लॉकडाउन के डिक्लेरेशन में डिले किया गया। अब उस डिले के पीछे रीजन पॉलिटिकल है, एपॉलिटिकल है, मैं उस विवाद में नहीं उलझना चाहूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि डिले हुआ है। दूसरी बड़ी चीज,
मुझे लगती है कि हमने लॉकडाउन की घोषणा की, लेकिन हम प्लान्ड नहीं थे। हमने अनप्लान्ड लॉकडाउन की दिशा में कदम बढ़ाए। और अगर आप देखें तो पिछले करीब 1.5 महीने के जो अनुभव है, उस अनुभव ने हमें मुझे इस निष्कर्ष पर पहुंचाया कि जिस तरीके से नोटबंदी को रिस्पॉन्ड करने की कोशिश की गई, निर्णय पहले लिया गया और उसके इम्प्लीमेंटेशन की मेथोडोलॉजी को निर्णय लेने के बाद उस पर विचार किया गया, और इसलिए एक नोटिफिकेशन ग्रास रूट लेवल तक पहुंच पाता, उसका इंपैक्ट दिख पाता, उससे पहले दूसरा नोटिफिकेशन इशू हुआ, दूसरा पहुंच पाता, इससे पहले तीसरा नोटिफिकेशन इशू हुआ। कुछ वैसी ही स्थिति जीएसटी के कंटेक्स्ट में दिखाई पड़ती है। आज तक आप अगर देखें तो जीएसटी पे करने वाले जीएसटी को लेकर के श्योर नहीं है, क्लैरिटी उनमें नहीं है, और उनकी बात छोड़ दें, कई बार टैक्स कंसल्टेंट तक जीएसटी को लेकर कंफ्यूज्ड आपको दिखाई पड़ेगी। कुछ वैसी ही स्थिति आपको लॉकडाउन के कंटेक्स्ट में भी दिखाई पड़ती है। और कहीं न कहीं इसने लॉकडाउन को अनइफेक्टिव, कुछ हद तक अनइफेक्टिव बनाया। जमीनी धरातल पर अगर देखें, आप में से जो लोग बाहर निकलते हों, आपने महसूस किया होगा कि लॉकडाउन का जो इंपैक्ट दिखना चाहिए था, लॉकडाउन का वो इंपैक्ट नहीं दिख पा रहा है। दूसरी बात जो मैं करना चाहूंगा वह यह कि आप याद करें, लॉकडाउन को जब इंट्रोड्यूस किया गया तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने 15,000 करोड़ के फंड की घोषणा, पैकेज की घोषणा की, और ये फंड स्पेसिफिक रूप में हेल्थ केयर सेक्टर के लिए अनाउंस किया गया। क्या आप में से कोई बतला सकता कि यह भारत का कौन सा राज्य है जिसने कोरोना क्राइसिस के चैलेंजेस को प्रॉपरली रिस्पॉन्ड किया है और वो एप्रिसिएबल है? तो पहला नाम जो ध्यान में आएगा, केरला का। सबसे पहले केरल तेजी से प्रभावित हुआ और केरल को उस पर प्रभावी तरीके से अंकुश लगाने में भी सफलता मिली है। आज भी अगर आप देखें तो मुझे लगता है 500 से 600 के बीच केरल का आंकड़ा कहीं पर जाता है कोरोना संक्रमितों का। और इतना ही नहीं, एप्रिसिएबल यह भी है कि मेरे ख्याल से केरल में कोरोना संक्रमण के कारण कैजुअलिटी के शिकार लोगों की संख्या 4 या 5 होगी करीब करीब, मतलब डबल डिजिट में नहीं पहुंच पाई। और अगर इसके कंटेक्स्ट में देखूं, तो मैं याद दिलाना चाहूंगा आपको, केरल के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन की जो घोषणा की, तो उस लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही साथ 20,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज भी घोषित किया। 20,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज केरल जैसे छोटे राज्य के लिए घोषित किया गया। ऐसा नहीं केंद्र सरकार ने पैकेज नहीं दिया, केंद्र सरकार ने भी 1,70,000 करोड़ के पैकेज की घोषणा की। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो पैकेज की यह घोषणा करीब करीब जो है 1 वीक बाद की गई।
करीब करीब 1 सप्ताह का समय लिया गया उस पैकेज की घोषणा। और ये गैप जो था, इस गैप ने पैनिक क्रिएट किया और उसका परिणाम हमारे आपके सामने। तीसरी चीज जो करना चाहूंगा, तुलना ये उचित नहीं है। तुलना इसलिए उचित नहीं है क्योंकि सिंगापुर एक छोटा सा देश है, नियर अबाउट आप कह लें दिल्ली। सिंगापुर छोटा सा देश है, इक्विवेलेंट टू दिल्ली का है, इसलिए यह तुलना उचित नहीं। लेकिन सिंगापुर के रेफरेंसेज मैं इसलिए देना चाहूंगा क्योंकि सिंगापुर ने प्लान्ड मैनर में लॉकडाउन को इंट्रोड्यूस किया। 3-4 दिन का समय दिया गया लोगों को, उसके बाद पूर्व 3-4 दिनों का समय देते हुए लॉकडाउन को वहां पर इंप्लीमेंट करने की दिशा में पहल की गई। आप अगर देखें तो कल जो हमारी चर्चा होगी, कल हमारी चर्चा प्रवासी संकट पर होगी और प्रवासी संकट पर चर्चा के क्रम में विस्तार से इन पहलुओं को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन एक प्रश्न मैं जरूर उठाना चाहूंगा कि आखिर वे कौन सी परिस्थितियां हैं जिन परिस्थितियों में प्रवासी श्रमिक 1000 किलोमीटर की दूरी, 1000 किलोमीटर से अधिक की दूरी पैदल तय करने, साइकिल से तय करने, रिक्शा से तय करने या मोटरसाइकिल से तय करने पर मजबूर हुए। आज की खबर अगर आपके पास हो तो औरंगाबाद में 16 श्रमिक जो मालगाड़ी के नीचे कुचले गए, उन्होंने अपनी जान गंवाई। ये सोचने के लिए जरूर विवश करता है। अभी हमारे मित्र ने लिखा कि अगर समय दिया जाता तो अफरा तफरी का माहौल पैदा हो सकता। नहीं, सवाल यह उठता कि क्या उससे ज्यादा अफरा तफरी होती जो अफरा तफरी की स्थिति आज दिखाई पड़ रही है। हम अपने पॉलिटिकल बायसनेस से बाहर आकर के सोचें, क्या सरकार की यह जिम्मेवारी नहीं बनती? क्या सरकार ये नहीं जान रही थी कि लॉकडाउन के कारण शहरी श्रमिकों की स्थिति कितनी विभत्स होगी? क्या सरकार को यह पता नहीं था कि अगर लॉकडाउन के कारण हुए भूखमरी की स्थिति तक पहुंच सकते? क्या सरकार को अल्टरनेटिव अरेंजमेंट नहीं करना चाहिए था? सरकार ने अगर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट किया होता तो क्या आपको नहीं लगता कि पैनिक्ड जो हुए उस स्थिति से बचा जा सकता था? मतलब ये रुक करके सोचने की जरूरत है। और मैं ये बातें कर रहा हूं अक्रॉस द पार्टी लाइन बात कर रहा हूं, क्योंकि जब सरकार की बात कर रहा था मैं केवल केंद्र सरकार की बात नहीं कर रहा। मैं जो है
केंद्र सरकार के साथ साथ सभी राज्य सरकारों की भी बात कर रहा हूं। मैं केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारों की भी जिम्मेवारी की बात कर रहा हूं। हमारे चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी बिहारियों की नजर में विलेन बने हुए, जबकि मुझे लगता है कि उनका स्टैंड सही है। वो उस संकट को समझ रहे हैं और उस संकट को रेस्पॉन्ड करने में हमारी जो क्षमता है, उस क्षमता की जो सीमा है, उसको भी वो समझ रहे हैं। उनकी चूक यह है कि वो संवाद स्थापित नहीं कर रहे, जबकि आवश्यकता थी संवाद स्थापित करने की। तो मुझे लगता है ये तमाम ऐसे मसले हैं जिन पर हम चर्चा कल आपके साथ करेंगे, जब हम कोरोना और प्रवासी संकट वाले बिंदु को उठाएंगे। और मैं बतला दूं कि यह संकट, प्रवासी संकट, उससे कहीं ज्यादा गहरा है जितने का हम अनुमान लगा सकते हैं। समस्या उससे कहीं ज्यादा गंभीर है जिनका हम और आप अंदाजा लगा सकते हैं। हर दिन कुछ नए आयाम इसके खुल करके सामने आ रहे हैं। तो मुझे लगता है आज जो हमारी चर्चा थी उसको यहीं पर रोका जाए, क्योंकि समय हो चुका है। इसलिए कल फिर इसी समय, पहले आज जो चर्चा हुई है उस पर आपकी अगर किसी प्रकार की क्वेरी होगी तो पहले आपकी क्वेरी को रिस्पॉन्ड करूंगा और फिर मैं माइग्रेंट क्राइसिस की दिशा में बढ़ूंगा।